इतिहास में ना अक्सर साम्राज्य तलवार के दम पर बनते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर कोई सिर्फ अपनी बुद्धि के दम पर एक पूरे राजवंश को उखाड़ फेंके और एक आम इंसान को सम्राट बना दे तो? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य की और उनकी इस असाधारण कहानी की। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये थी एक प्रतिज्ञा। और क्या प्रतिज्ञा थी? एक ऐसी कसम जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और पता है, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है बदले की आग से। कहते हैं ना, हर बड़ी क्रांति के पीछे एक छोटी सी चिंगारी होती है। चाणक्य के लिए वो चिंगारी थी एक सार्वजनिक अपमान, एक ऐसा अपमान जिसने उनके जीवन को एक मकसद दे दिया, एक मिशन। तो चाणक्य का असली नाम था विष्णुगुप्त, और भले ही वो गरीबी में पले बढ़े, लेकिन ज्ञान की भूख, अरे वो तो जबरदस्त थी। देखते ही देखते वो तक्षशिला के सबसे सम्मानित आचार्यों में से एक बन गए। और वहां वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, बल्कि एक सपना देखते थे, एक अखंड भारत का सपना। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 32। ये चाणक्य के ज्ञान की गहराई बताता है। मतलब स्टेटक्राफ्ट और वॉरफेयर से लेकर एस्ट्रोलॉजी तक पूरी 32 कलाओं और विज्ञानों में उन्होंने महारत हासिल की थी। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थे, सही मायने में एक चलते फिरते विश्वविद्यालय थे। तो हुआ ये कि चाणक्य अपने ज्ञान के लिए सम्मान और संरक्षण की उम्मीद लेकर पहुंचे मगध के शक्तिशाली नंद दरबार में। लेकिन वहां क्या हुआ? राजा धनानंद ने उनके ज्ञान की कद्र करने के बजाय सबके सामने उनके रूप रंग का मजाक उड़ाया। और सिर्फ मजाक ही नहीं, उन्हें अपमानित करके बाहर निकलवा दिया। बस यही वो पल था जब एक विद्वान एक योद्धा में बदल गया। अपमान तो हुआ बहुत गहरा, लेकिन चाणक्य टूटे नहीं। वो समझ गए थे कि नंद साम्राज्य को गिराने के लिए सिर्फ सेना काफी नहीं होगी, उन्हें एक नया राजा चाहिए होगा, एक ऐसा राजा जो उनकी इस लड़ाई का चेहरा बने। तो चलिए देखते हैं कि ये खोज उन्हें कहाँ ले गई। और पता है, उन्हें अपना भावी राजा मिला कहाँ? एक बहुत ही अप्रत्याशित जगह पर, जंगल में। वहां उन्होंने एक लड़के को देखा, चंद्रगुप्त नाम था उसका। अपने दोस्तों के साथ राजा का खेल खेल रहा था। लेकिन वो खेल नहीं रहा था, वो सच में एक राजा की तरह शासन कर रहा था। चाणक्य ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये कोई मामूली खेल नहीं है, ये तो भविष्य की एक झलक है। फिर क्या था? चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपनी शरण में ले लिया, और उन्होंने चंद्रगुप्त को सिर्फ एक योद्धा नहीं बनाया, नहीं, उन्होंने उसे एक शासक, एक रणनीतिकार और यहाँ तक के एक जासूसों का प्रमुख भी बनाया। ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त थी, राजनीति से लेकर गुप्त मिशन तक सब कुछ सिखाया। और इस सब के दौरान चाणक्य पर्दे के पीछे चुपचाप अपनी विद्रोही सेना भी खड़ी कर रहे थे। तो अब देखिए, सम्राट तैयार था, जासूसों का नेटवर्क अपनी जगह पर था। अब चाणक्य की स्ट्रैटेजी कमाल की थी सच में। उन्होंने सीधे राजधानी पर हमला करने की गलती नहीं की। नहीं, उनका प्लान अलग था। पहला कदम, सीमाओं पर छोटे छोटे विद्रोह भड़काओ ताकि साम्राज्य बाहर से कमजोर हो जाए। दूसरा कदम, अपने जासूसों को अंदर भेजो जो प्रशासन और सेना को अंदर से खोखला कर दें। और फिर जब नंद साम्राज्य चारों तरफ से हिल चुका था, तब किया आखिरी और निर्णायक हमला। और नतीजा जाहिर है, 321 ईसा पूर्व में धनानंद की हार हुई और भारत की धरती पर मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। चाणक्य की वो प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। एक अपमान का बदला लिया गया, एक नया साम्राज्य बनाकर, जहां चंद्रगुप्त सम्राट बने और चाणक्य उनके मुख्य सलाहकार। देखिए, एक साम्राज्य को जीतना एक बात है और उसे सफलतापूर्वक चलाना वो बिल्कुल दूसरी। तो अब सवाल ये था कि चाणक्य इस नए साम्राज्य की नींव कैसे रखेंगे। चलिए अब इस पर बात करते हैं। चाणक्य की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है अर्थशास्त्र। और ये सिर्फ कोई किताब नहीं है, ये तो एक तरह से सरकार चलाने का पूरा मैनुअल है। सोचिए, 6000 से ज्यादा सूत्र जो शासन से लेकर अर्थव्यवस्था, कानून और जासूसी हर चीज को कवर करते हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें बताई गई कई बातें, जैसे कि एक संतुलित कर प्रणाली या विदेश नीति के सिद्धांत, आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। इस अर्थशास्त्र को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, राजनीति, यानी राजा को राज कैसे करना है।
दूसरा अर्थनीति, यानी साम्राज्य के पैसे वैसे का हिसाब कैसे रखना है, वेल्थ मैनेजमेंट। और तीसरा गुप्तचर नीति, मतलब जासूसी और इंटेलिजेंस का पूरा सिस्टम। देखा जाए तो ये अपने आप में एक संपूर्ण सिस्टम था। और बात सिर्फ अर्थशास्त्र पर ही खत्म नहीं होती। उन्होंने चाणक्य नीति भी दी, जो आज भी व्यवहारिक ज्ञान का खजाना मानी जाती है। मौर्य प्रशासन का पूरा ढांचा उन्होंने ही तैयार किया। और वो सिर्फ चंद्रगुप्त के ही नहीं, बल्कि उनके बेटे बिंदुसार के भी गुरु और मुख्य सलाहकार बने रहे। मतलब उन्होंने साम्राज्य की स्थिरता को पक्का किया। तो जिस इंसान ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, उसका अंत कैसे हुआ? चलिए अब चाणक्य के जीवन के आखिरी पड़ाव और उनकी उस विरासत पर नजर डालते हैं जो आज भी जिंदा है। चंद्रगुप्त के राजपाट छोड़ने के बाद भी चाणक्य रुके नहीं। उन्होंने उनके बेटे बिंदुसार के सलाहकार के तौर पर साम्राज्य की सेवा जारी रखी। लेकिन फिर एक दिन जब उन्हें लगा कि उनका काम, उनका कर्तव्य पूरा हो गया है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सत्ता, पद, सब कुछ, और एक सन्यासी का जीवन अपना लिया। और फिर 92 साल की उम्र में उन्होंने शांति से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो चाणक्य की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। साम्राज्य आखिर बनता किससे है, बुद्धि से या तलवार से? क्या महान साम्राज्य सिर्फ सेनाओं और हथियारों के दम पर खड़े होते हैं, या फिर उनकी असली नींव एक दूरदर्शी दिमाग की रणनीतियों में छिपी होती है? चाणक्य का जीवन तो इसी बात का सबूत है कि एक सही विचार अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है।